हेलो एंड वेलकम टू कम्पेटोलॉजी आईएएस अकेडमी। आज हम लोग भारतीय इतिहास में भारत का जो इतिहास है वह 1901 से लेकर 1932 के बीच का जो भी इतिहास है उन सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें ढेर सारे इसमें टॉपिक आएंगे, जैसे आपका मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसमें आ जाएगा, जालियांवाला हत्याकांड भी आ जाएगा। ये सारे टॉपिक इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य रहा है, फिर यह किस पृष्ठभूमि में इसको स्थापित किया गया है। इनके अध्यक्ष से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बार बार यहाँ पर आते रहते हैं, इसका उद्देश्य से लेकर भी। तो सबसे पहले अगर हम देखें मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो इसमें है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति तो ये मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाने की जो यहाँ पर बात आ रही है, आप यहाँ देख चुके हैं कि जिस तरह से ये लोग अपने राजनीतिक अधिकार की रक्षा करने के लिए ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार से ज़्यादा मदद लेने की यहाँ पर बात आ रही है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों में निष्ठा बढ़ाना, यानी कि इनकी जो भी निष्ठा है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति होनी चाहिए, बाकी किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, न कि कांग्रेस के प्रति होनी चाहिए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके प्रति नहीं होना चाहिए। इनकी निष्ठा ब्रिटिश सरकार की तरफ होनी चाहिए। मुस्लिमों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिम के जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं, खास करके देखा जाए तो ये बहुत मतलब कि इसी उद्देश्य से यहाँ पर यह मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों में घृणा जागृत करना। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस के प्रति क्या है इनका रुझान, यानी कि उसमें घृणा जागृत करना, यानी कि जो भी कांग्रेस नेता है या कांग्रेस जो संस्था है उसके प्रति मुस्लिमों में क्या करना है, घृणा यहाँ पर पैदा करना है। अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में शिष्टमंडल जो है यह क्या, यानी कि एक शिष्टमंडल जो है वायसराय लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिला, शिमला में मिला। ठीक है, इन्हीं सारे बातों को वहां पर ये लोग जाकर वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में, और यह शिमला में यह निर्णय करते हैं लॉर्ड मिंटो कि ठीक है मुसलमानों की राजनीति जो सुरक्षा है वह क्या किया जाएगा, यानी कि उसको सुविधा दी जाएगी। ठीक है, उसकी बात को ध्यान में रखा जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर यानी कि मिंटो इनको क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं। क्या आश्वासन देते हैं कि मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों और उनके हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक संस्था बननी चाहिए, और वह संस्था आगे बनता है 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ पर, ढाका में एक बैठक आयोजित की जाती है, और उस बैठक के अध्यक्ष कौन है, तो सलीमुल्लाह है। कौन है, बैठक के अध्यक्ष कौन है, सलीमुल्लाह। उसके बाद इसी बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और मुस्लिम लीग की जब स्थापना की जाती है तो संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो समीउल्लाह खां ही है। ठीक है, आगा खां देखा जाए तो मुस्लिम लीग के प्रथम यहाँ पर क्या, यानी कि अध्यक्ष थे। जब अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां थे। लेकिन संस्थापक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सलीमुल्लाह खां होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, यहाँ यानी कि ढाका में की जाती है। अब इसके अन्य सदस्यों में, मुस्लिम लीग के अन्य सदस्यों में देखें तो यहाँ पर मोहसिन उल मुल्क हैं, फिर आगा खां हैं, नवाब वाकर उल मुल्क भी है इसमें। ठीक है, ये सारे लोग क्या थे, यानी कि यहाँ पर उपस्थित थे। इससे संस्थापक यानी कि इसकी जब स्थापना हो रही थी ढाका में, यहाँ पर सारे लोग क्या थे, उपस्थित थे। 1908 में आगा खां को इस मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 1908 में ही अमृतसर में मुस्लिम लीग का क्या होता है, अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों की राजनीतिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के द्वारा इसे प्रदान कर दिया गया। 1909 आते ही पार्लियामेंटो सुधार, जो एक गवर्नर है, वायसराय है, ठीक है, एक सचिव है, भारत सचिव है, और इन दोनों के माध्यम से 1909 में पार्लियामेंटो सुधार होती है, और उस सुधार के माध्यम से इनकी जो डिमांड थी, इनकी जो मांग थी, उसको पूरा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन 1916।
खास करके देखा जाए तो इस आंदोलन को करने वाले हमारे भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, इसमें दो महान व्यक्ति आते हैं। एक बाल गंगाधर तिलक जी हैं और एक एनी बेसेंट। दो महान व्यक्ति यहाँ पर क्या करते हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो एक नई दिशा देने की बात होती है तो इस होम रूल आंदोलन के माध्यम से ही क्रांतिकारियों को एक नई दिशा दी जाती है। सबसे पहले देखें तो इस होम रूल लीग आंदोलन की बैकग्राउंड क्या थी। यहाँ पर सबसे पहले है कि सब होम रूल का अर्थ क्या होता है। होम रूल का अर्थ होता है कि देश का शासन स्थानीय नागरिकों द्वारा चलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, होम रूल लीग कहते हैं। ठीक है, होम रूल, होम का मतलब यहाँ पर क्या है, घर, स्थानीय लोग, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर रूल मतलब क्या है, यहाँ पर यानी कि नियम को, ठीक है, यानी उस नियम को चलाने की बात जब आती है स्थानीय लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको होम रूल कहेंगे। अब सवाल उठता है कि होम रूल लीग आंदोलन यह हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं था, यानी कि विदेशों में भी इसको चलाया जा रहा था। और खास करके देखें तो आयरलैंड में होम रूल लीग की वहाँ पर स्थापना पहले ही हो चुकी है और उसी आयरलैंड की एक महिला है एनी बेसेंट, जो उन्हीं सब सिद्धांतों को हमारे भारत में भी लागू करना चाहती थी और इस तरह से वो भी यहाँ पर क्या करती हैं, होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए तो तिलक जी करते हैं। लेकिन तिलक जी के इस होम रूल लीग की स्थापना करने के पहले अगर कुछ हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या यहाँ पर विशेषता आती है कि यानी कि इसके बैकग्राउंड क्या बनती है कि प्रशासन में ब्रिटिश नियंत्रण कम करना। ठीक है, आयरलैंड में जिस तरह की होम रूल लीग की स्थापना की गई थी तो उसके माध्यम से प्रशासन में ब्रिटिश नियंत्रण को कम किया गया था। 1870 से 1907 के बीच में आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। स्थापना मतलब करने के बाद वहां पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, क्योंकि आयरलैंड पर ब्रिटिश का कब्जा था और वहां पर वो लोग चाहते थे, वहां के नागरिक, ठीक है, कि यहाँ पर होम रूल लीग को यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिसमें देखा जाए तो ब्रिटिश प्रशासन में वासी जो है, आयरलैंड के जो वासी हैं, यानी कि वो लोग भी क्या कहते हैं, उसके प्रशासन में भागीदार बनना चाहते हैं। और यही यहाँ पर बात भी आती है और प्रशासन में ब्रिटिश नियंत्रण को कम भी किया गया था। भारत में डोमिनियन स्टेट यहाँ पर चर्चा होती है। होम रूल लीग की स्थापना के बाद यहाँ पर इस डोमिनियन स्टेट की मांग होती है। ठीक है, डोमिनियन स्टेट की ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कनाडा का न्यू फाउंडलैंड एरिया में यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश उपनिवेश यह थे और यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी है। यानी कि इसी तरह का जो होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर हुई है, इन्हीं सारे सिद्धांतों को ये लोग भारत में भी लागू करना चाहती थी। यानी कि खास करके देखा जाता है एनी बेसेंट जी, ठीक है, जो विदेशी थी और वो भी यहाँ पर लागू करना चाहती थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट, 6 वर्ष की सजा तिलक जी को मिल चुकी थी और यह वापस आते हैं यानी कि 1914 में। कहाँ से? मांडले जेल से। ठीक है, मांडले कहाँ है? बर्मा से। यह वापस आते हैं 1914 में, 6 साल की सजा काटने के बाद। आप जानते हैं कि 1907 में जिस तरह की सूरत अधिवेशन हुआ था और सूरत अधिवेशन में जो विवाद बढ़ी थी, ठीक है, उस विवाद के बाद अंग्रेजों के यहाँ पर मौका मिल जाता है और यहाँ पर ढेर सारे कांग्रेसी नेताओं को अरेस्ट कर देते हैं और उसी दौरान तिलक जी को भी अरेस्ट करके यहाँ पर भेजा गया था, मांडले जेल भेजा गया था, जहाँ पर 6 साल की सजा काटने के बाद यहाँ पर फिर ये वापस आते हैं। जब यह वापस आते हैं तो हमारे भारत की माहौल बदल चुकी है। बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो माहौल यहाँ पर बदल चुकी है। एक तरह की राजनीतिक की शिथिलता यहाँ पैदा हो गई है, यानी कि इसको दिशा निर्देश देने के लिए, दिशा यानी कि एक तरह का गाइड देने के लिए क्रांतिकारियों के यहाँ पर कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए और 1914 में आप देख रहे हैं कि गांधी जी भी नहीं है यहाँ, ठीक है, 15 में आते हैं भारत वापस। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से अपनी इस यानी कि इस होम रूल लीग के माध्यम से यानी कि क्रांतिकारियों को, भारतीय नेताओं को, ठीक है, एक दिशा देने की काम होती है। यानी कि उनमें एक जो शिथिलता पैदा हो गई थी उसको गति देने की काम होती है, यानी कि उसको एक सही लाइन पर लाने की बात होती है। तो अब यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या माहौल, यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अरविंद घोष, जो गर्म दल के नेता इनको कहा जाता था, लाल बाल पाल के साथ इनको भी शामिल किया जाता है। तो ये पांडिचेरी चले गए हैं, ठीक है, पांडिचेरी यानी कि ये संन्यास धारण करके पांडिचेरी चले गए हैं। वहां पर आश्रम में वहां पर आश्रम व्यवस्था के हिसाब से आगे या वहां पर अपनी कर रहे हैं।
फिर उसके बाद लाला लाजपत राय, इस समय देखा जाए इनके वापस आने के, यानी कि तिलक जी के वापस आने के पहले लाला लाजपत राय जी कहाँ चले गए हैं? अमेरिका चले गए हैं। सूरत विभाजन के बाद अंग्रेजों का दमन चक्र चल रहा था और यह दमन चक्र अभी भी चल रहा था। कि सूरत विभाजन में जिस तरह से हमारे कांग्रेसी नेताओं का जो विभाजन हुआ था, यानी कि उनकी एकता का जो खंडन हुआ था, अंग्रेज को यहाँ पर मौका मिल गया था और इस तरह से उनके दमन चक्र भी चल रहे थे। 1909 में सांप्रदायिकता सुधार यहाँ पर हुआ था। 1906 के जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी, उनके आधार पर सांप्रदायिकता का यहाँ पर सुधार हो चुका था। मर्ल-मेंटो सुधार जिसको हम लोग कहते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पर वोट को यहाँ पर लागू किया जा रहा था और इस बात की सदमा अभी लोग झेल भी रहे थे, ठीक है, और इससे मतलब कि उबरू भी नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर सदमा में, इसी सदमा में लोग झेल रहे थे, जिसकी एक पृष्ठभूमि होती है। इन्हीं पृष्ठभूमि में यहाँ पर देखा जाए तो तिलक जी यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि होम रूल की स्थापना करते हैं और सही दिशा गाइडेंस, सही दिशा देते हुए आगे यहाँ पर क्रांतिकारियों के लिए चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में एक बात यहाँ पर यह भी घटती है कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुई, 1914 में शुरू हुई थी, इसमें नरमपंथियों द्वारा ब्रिटेन की सहायता किया जा रहा था और इस आश्वासन पर किया जा रहा था कि जिस समय यह विश्व युद्ध समाप्त होगा, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, हम भारतीयों को ये डोमिनियन स्टेट यहाँ पर दे देंगे। लेकिन युद्ध के नज़दीक जब लोग पहुँचते हैं, युद्ध की समाप्ति के नज़दीक पहुँचते हैं, तो ऐसा कांग्रेसियों को लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुछ भी ऐसा अपना वचन निभाने वाले नहीं है, तो यहाँ पर इसकी भी सदमा यहाँ पर था। उसके बाद देखा जाए तो अनुमान यहाँ पर लगाया गया कि युद्ध समाप्ति पर डोमिनियन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसा अनुमान लगाया, फिर इसका भी सदमा लोगों के अंदर था। फिर भारतीय नेता का निराश होना यहाँ पर देखा जाए तो यही निराशा उनकी होम रूल लीग में स्थापित करने के लिए मजबूर करती है और यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना होती है, ठीक है। उपरोक्त परिस्थितियों में आयरलैंड के तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ये लोग भारत में करते हैं। नेक्स्ट, दो जगह यहाँ पर स्थापना की गई है होम रूल लीग की। यहाँ पर एक एरिया में तिलक जी हैं जो इस आंदोलन को बढ़ाने के काम किए हैं और दूसरे एरिया में एनी बेसेंट जी हैं जो इस आंदोलन को बढ़ाने के काम किए हैं। सबसे पहले देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक और पुणे होम रूल लीग, यानी कि एक तरह मद्रास में जो तिलक जी का क्या कहते हैं एनी बेसेंट का है, और फिर यहाँ पर पुणे में होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर कौन करते हैं, तो तिलक जी करते हैं। संस्थापक अगर देखें तो पुणे में किसने संस्थापक का नाम किसका आता है, तो बाल गंगाधर तिलक। इनकी स्थान कहाँ है, ठीक है, तो यह पुणे में, ठीक है, इसका मुख्यालय था। समय कब है, यानी कि 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की जाती है पुणे में। कार्य क्षेत्र इनका देखा जाए तो कितने एरिया ऐसे थे जो इसमें शामिल थे बाल गंगाधर तिलक जी के होम रूल लीग आंदोलन में, तो कर्नाटक का पूरा एरिया ले लीजिए, फिर से महाराष्ट्र का सिर्फ बंबई छोड़कर बाकी सारे प्रांत को आप ले लीजिए, मतलब सारे एरिया को ले लीजिए। फिर मध्य प्रांत भी इसमें शामिल आ जाएगा जो तिलक जी के होम रूल लीग आंदोलन में शामिल था। फिर बरार का एरिया, साउथ में बरार का एरिया भी क्या होगा, इसमें शामिल था। इतने बड़े एरिया में बाल गंगाधर तिलक जी के होम रूल लीग की कार्य क्षेत्र यह था और यहाँ पर इस आंदोलन को प्रसारित किया जा रहा था, यहाँ पर विकास किया जा रहा था। अब जब बाल गंगाधर तिलक जी का जब होम रूल लीग की स्थापना होती है तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। जोसेफ बैप्टिस्टा इनके अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे, तो एनसी किलकर थे। फिर उसके बाद पत्र इनका जो है तिलक जी का पत्र है मराठा और केसरी दो पत्र है जिसके माध्यम से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इस होम रूल लीग की, ठीक है, यानी कि इसके कंसेप्ट को, इसके सिद्धांतों को आम पब्लिक के बीच में फैलाने का काम किया है, जिसमें मराठा और केसरी इनकी पत्रिका बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मराठा कहने के लिए नाम इसका क्या है, इस पत्रिका का मराठा, पत्र का क्या नाम है, मराठा, लेकिन यह है किसमें, अंग्रेजी भाषा में, यह है अंग्रेजी भाषा में। और यह केसरी किसमें है, तो मराठी में है, यह मराठी भाषा में है, ठीक है। यहाँ मराठा का मतलब यहाँ पर नहीं समझेंगे, यह पत्र मराठी में होगा, बल्कि यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी में, और केसरी क्या होगा, मराठी में है। और इसी प्रसिद्ध आंदोलन में
तिलक जी ने कहा था, एक नारा दिया था जो यह जग जाहिर है और यह हमेशा प्रसिद्ध रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था इस होम रूल लीग की आंदोलन के समय में। ठीक है, यहाँ पर आती है। दूसरी बात यहाँ पर है कि तिलक जी जब यहाँ पर आए थे तो आपको पता है कि नरम दल के सदस्य थे, तो फिर इस कांग्रेस की एकता को, जिस तरह से 1907 में इसका जो विभाजन हो चुका है, इसको एक तरह से मतलब कि फिर इसको एकता में बांधने के लिए यहाँ पर ये भी कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि तिलक जी ने कहा था कि मैं साफ साफ कहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था का सुधार चाहते हैं। हिंदुस्तान में क्या करना चाहते हैं? प्रशासन व्यवस्था का सुधार करना चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहां के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। ठीक है, किसने कहा था? ये तिलक जी ने कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तिलक जी कहते हैं कि हमको इस उद्देश्य से हम ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेजी सत्ता को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अंग्रेजी को उखाड़ फेंकने का कोई यहाँ पर इरादा नहीं है। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि भारत के विभिन्न भागों में जो हिंसात्मक घटनाएं हैं वह न केवल मेरी विचारधारा के विपरीत है, बल्कि उनके कारण हमारे राजनीतिक विकास की प्रक्रिया भी धीमी हुई है। तिलक ने अंग्रेजी सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और भारतीय जनता से अपील की कि इस संकट की घड़ी में अंग्रेजों का साथ दिया जाए। इस होम रूल लीग के माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो तिलक जी की निष्ठा यहाँ पर अंग्रेजों के प्रति यहाँ पर देखा जाए तो काफी सराहनीय होती, मतलब कि एक समर्थक के रूप में होती है। और इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने भारतीय जनता से अपील भी किया, ठीक है, कि संकटकालीन परिस्थिति में यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता दिया जाए। ठीक है, और इनका थोड़ा भी उद्देश्य नहीं होता है कि यहाँ से अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। ठीक है, यानी कि इनको ये बस यही बात था कहना कि हमको भी यानी कि प्रशासन में, शासन प्रशासन में भागीदारी लिया जाए, हम भारतीयों को भी लिया जाए, बस यही चाहते थे होम रूल लीग के माध्यम से। नेक्स्ट, एनी बेसेंट और मद्रास होम रूल लीग, दूसरा क्षेत्र यहाँ पर आता है होम रूल लीग का, एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास क्षेत्र में। सबसे पहले देखें तो यह निवासी कहाँ के थी? आयरलैंड के निवासी थी, और यह आयरलैंड अंग्रेजों का उपनिवेश यहाँ पर स्थापित हो चुका है। संस्थापक देखें यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मद्रास होम रूल लीग का तो एनी बेसेंट है। समय इसका क्या होगा? सितंबर 1916 में तिलक जी का जब इस होम रूल लीग की आंदोलन की स्थापना की गई थी उसके लगभग वो अप्रैल में किया गया था और यह सितंबर में है, तो लगभग 5 महीने के बाद यहाँ पर यह मद्रास में या एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कार्य क्षेत्र इनका देखा जाए तो यह बिल्कुल अलग है। मद्रास का सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पर देखा जाए तो मद्रास के यहाँ पर आता है इनका कार्य क्षेत्र में। बंबई, जो तिलक दी का यहाँ पर बंबई का क्षेत्र नहीं था, महाराष्ट्र में उनका क्षेत्र है, लेकिन बंबई क्षेत्र को छोड़कर था, तो यह बंबई क्षेत्र में इनका यहाँ पर देखा जाए तो आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इनका यानी कि कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर है, गुजरात का भी कुछ क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पर इनकी आंदोलन में ये सब शामिल होता है, यह कार्य क्षेत्र। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसके सचिव कौन है, यानी कि तिलक जी के मद्रास होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो उसके सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडले थे। फिर सहयोगी और भी इनके सहयोगी कौन थे? तो वीपी वाडिया हो गए, ठीक है, सीपी रामास्वामी अय्यर हो गए। फिर उसके बाद देखा जाए तो पत्र इनके कौन थे? 2 पत्र यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, कॉमनवेल एक पत्र है और दूसरा कौन है? न्यू इंडिया। इन दोनों पत्रों के माध्यम से इन्होंने अपने आंदोलन को आगे विकास कराया। ठीक, उसके बाद इन्होंने नारा दिया, क्या नारा दिया? होम रूल भारत का अधिकार है। इन्होंने नारा दिया था कि होम रूल भारत का अधिकार है। खास करके देखा जाए तो इस एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पर भारत में 1893 में यह भारत आती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका यहाँ पर यह बनती है। अडयार में यहाँ पर देखा जाए तो 1907 में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का यह क्या होती है? संचालिका होती है। समर्थकों की संख्या, यानी कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग की आंदोलन हो रही थी उसमें देखा जाए तो इनकी समर्थकों की संख्या काफी बढ़ने लगी, बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी।
और इस बात को देखते हुए यहाँ पर भारत में स्वशासन की मांग हेतु, और ये भारत में स्वशासन की मांग भी कर रहे थे, ठीक है। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से क्या थे, यहाँ पर काफी प्रभावित थे। कौन? एनी बेसेंट। भारत को मातृभूमि के रूप में यह पेश करते थे। आयरलैंड में देखा जाए तो रेमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग हो चुका था, ठीक है। तो उन्हीं सारे चीजों को वहां पर जिस सिद्धांत को लागू किया गया था आयरलैंड में रेमंड के द्वारा, तो वहां से कुछ इनको जानकारी मिला और उस चीज को यहाँ भारत में भी ये लागू करना चाहती थी। तो होम रूल लीग अगर देखा जाए तो भारत में इन्हीं के समय यानी कि एनी बेसेंट के समय अखिल भारतीय स्वरूप यह धारण कर पाया, ठीक है। यानी कि जिस तरह से इनका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ने लगा, इनके समर्थकों की संख्या जिस तरह से बढ़ने लगती है, ठीक है, और सारे समर्थक जिस तरह से भारत में स्वशासन की मांग करने लगते हैं कि हम भी यहाँ पर शासन व्यवस्था में भागीदार बने, ठीक है, तो इससे अंग्रेज काफी चिंतित हो जाते हैं, ठीक है, और वह कुछ उपाय करेंगे। जैसे अन्य इनके फैक्टरों में देखा जाए तो विशेष अन्य सदस्यों में देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू भी इसमें भागीदार थे इनके आंदोलन में। भूलाबाई देसाई भी इसमें थे, CR दास भी इसमें थे, TV सप्रू भी थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी इत्यादि सारे लोग क्या थे, इस आंदोलन में शामिल थे। और खास करके देखा जाए तो इनका जो बैकग्राउंड है देखा जाए तो यहाँ पर इस एनी बेसेंट के जो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई है उनके ये लोग क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, उसमें ये लोग भागीदारी होते हैं। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो एक संस्था है गोपाल कृष्ण गोखले का, उनके सदस्यों को मना किया गया था होम रूल लीग में शामिल नहीं होने के लिए। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक के रूप में यह पेश था। यहाँ पर देखा जाए तो इनका उद्देश्य क्या था, स्वराज्य की प्राप्ति करना था, यानी कि डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति करना था। इस आंदोलन में शस्त्रों की प्रयोग की मनाही थी, शस्त्र का प्रयोग नहीं करना था, यानी कि शांतिमय यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को करना था। तिलक एवं विंसेंट ने एक के साथ यहाँ पर एक ध्वज बनाया था जो 5 लाल प्लस हरी तिरछी पट्टियां थी, ठीक है। इन्होंने होम रूल लीग से संबंधित यहाँ पर एक ध्वज बनाया था जिसका देखा जाए विशेषता था 5 लाल और हरी यहाँ पर तिरछी पट्टियां उसमें लगी हुई थी। इन्होंने इस ध्वज को बनाया था। यहाँ पर ये सारी बातें जो है तिलक जी का है। तिलक जी कहती हैं होम रूल लीग के माध्यम से कि जैसे इन्होंने कहा था कि यहाँ पर भारत में जिस तरह की शासन व्यवस्था है अंग्रेजों का, और इस अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में यहाँ पर उनकी जो एक मांग होनी चाहिए, तो ये लोग जो होम रूल लीग की मांग कर रहे हैं तो यह दया दृष्टि के आधार पर होम रूल लीग का यहाँ पर मांग करने के साथ साथ अंग्रेजों को यहाँ पर दया दृष्टि से यहाँ पर होम रूल लीग को स्थापित करने के लिए या उनके सिद्धांतों को मानने के लिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जैसे स्वशासन की प्राप्ति भारतीयों के लिए एक जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी कि होम रूल लीग भारत का अधिकार है और राजभक्ति के पुरस्कार के रूप में उसे प्राप्त करने की बात करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। ये तो भारतीयों का अधिकार है और राजभक्ति के रूप में, यानी कि वह अंग्रेजों का राजभक्त होंगे भारतीय लोग, तब उनको यहाँ पर डोमिनियन स्टेट दिया जाए, तो यह बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण यहाँ पर बात कहती हैं कि ये बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। भारत अपना न्यायिक अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य से मांगता है, यह किसी को गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। अपनी न्यायिक अधिकार भारतीय क्या करते हैं, मांग रहे हैं, ठीक है, किसी की दया दृष्टि से यहाँ नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भारतीयों के क्या है, इस न्यायिक अधिकार का उनको पूर्ण रूप से देखा जाए तो अधिकार प्राप्त है, वह इसका डिमांड कर सकते हैं और अंग्रेजों को इसको देना चाहिए। तो यहाँ पर अंग्रेजों यानी कि एनी बेसेंट यहाँ पर अपनी होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से इस बात को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, होम रूल लीग के बढ़ते प्रभाव से ब्रिटिश क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। किसके, यानी कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग जिस एरिया विशेष में चल रहा था वहां पर इसके समर्थक इतने ज्यादा बढ़ रहे थे जिससे यहाँ पर ब्रिटिश अब चिंतित हो जाते हैं कि ये एक समस्या खड़ी हो रही है। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडले, VP वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सर S सुब्रमण्यम अय्यर ने इस गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा
होती है और उसमें ये बात कहा जाता है कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान कर दिया जाएगा। यह घोषणा होती है कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान कर दिया जाएगा। 20 अगस्त 1917 को अब ये घोषणा जब हो जाती है, मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, कि भारतीयों को उत्तरदायी सरकार यहाँ पर प्रदान की जाएगी, तो एनी बेसेंट क्या करती है, यानी कि अपनी होम रूल लीग आंदोलन को वापस करने की घोषणा कर देती है कि जो डिमांड था वो तो अब पूरा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज बोल दिए हैं कि अब उत्तरदायी शासन की व्यवस्था यहाँ पर पूरा की जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी होम रूल लीग को वापस करने की घोषणा कर दी, ठीक है। और तिलक जी की एक तरफ से देखा जाए तो वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के जनक वेलेंटाइन सिरोल और तिलक जी पर क्या है, यानी कि वहां पर देखा जाता है किसी विवाद को लेकर यहाँ पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था, यानी कि ये वेलेंटाइन सिरोल तिलक जी को अशांति का जनक बोल दिए थे, जिसके कारण इन्होंने ब्रिटेन में इनको यानी कि मुकदमा ठोके, यानी कि वो मानहानि का मुकदमा ठोका गया था। और इस कारण से भी देखा जाए तो तिलक जी को यहाँ ब्रिटेन भी जाना था, ठीक है, इस मुकदमे के कारण। तो एक तरफ उनकी मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद उनका होम रूल लीग वापस की घोषणा हो जाती है और तिलक जी को भारत छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ रहा है। और इस तरह से आगे आते आते 1917 में यह होम रूल लीग जिस तरह से एक विकराल रूप धारण करते हुए जा रहा था, यह नेतृत्व विहीन हो गया और यह धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है। और यह भी देखा जाए तो हमारे भारतीयों को एक दिशा देने में काफी इसका बड़ा योगदान होता है और इस तरह से हमारे आंदोलनकारी इससे कुछ शिक्षा लेते हुए आगे आंदोलन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन 1919 का खिलाफत आंदोलन। अगर इसमें हम देखें तो 1919 का खिलाफत आंदोलन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चल रहा था और तुर्की, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर इस विश्व युद्ध में फंसा हुआ था, तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध कर रहा था। और इसमें देखें तो भारतीय मुसलमान इससे काफी चिंतित थे कि अगर तुर्की यहाँ पर हारता है, ठीक है, और तुर्की देश में देखा जाए तो वहाँ के जो खलीफा है, ठीक है, तुर्की के सुल्तान, वो खलीफा को यहाँ के यानी कि भारत ही नहीं यानी कि विश्व के सारे मुस्लिम क्या कहते हैं, इस्लाम का वो खलीफा मानते हैं उनको, और विश्व क्या कहते हैं यानी कि इस्लाम का गुरु के रूप में जिसको कहा जाता है उसको खलीफा मानते हैं। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है यह मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। तो भारतीय मुसलमानों के इस बात की आशंका थी कि अगर यह हारता है तो तुर्की के साथ यह ब्रिटेन के लोग क्या करेंगे, यानी कि ब्रिटिश से जो है इसको क्या करेंगे, किस हालत में इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात से इनको चिंता था। तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यहाँ पर वचन दिया था, ठीक है, भारतीय मुसलमानों को कि तुर्की का हम लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, युद्ध हारने के बाद भी यहाँ पर तुर्की को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यहाँ के भारतीय मुसलमान को ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने वचन दिया था, ठीक है, कि आप किस चिंता में हैं, ठीक है, जिस चिंता में आप हैं उस चिंता को दूर करिए, ठीक है, हमको इस विश्व युद्ध में मदद करिए। और जब युद्ध समाप्त होता है और तुर्की जो विरोध में लड़ रहा है, ठीक है, इसके साथ हम लोग किसी भी तरह के अन्याय नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आश्वासन दिया भारतीय मुसलमानों को। लेकिन ये आश्वासन देखा जाए तो धीरे धीरे यह यानी कि निराशा में बदलने लगती है और उसके बाद खिलाफत आंदोलन यहाँ पर यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन शुरू होती है। तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। युद्ध समाप्ति के बाद तुर्की के समस्त अधिकार जो है वह सब छीन लिए गए, यानी कि जो एक तरह के जो मुस्लिम खलीफा जो कहलाते थे, यानी कि मुस्लिमों के जो गुरु कहलाते थे, इस तरह के सारे अधिकार इनको छीन लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि वह अपने वचन पर खरे नहीं उतरे, ठीक है। और इन्हीं के कारण यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी, ठीक है, को काफी अच्छा एक मौका मिल जाता है और इन्होंने खिलाफत आंदोलन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को एक करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा एक अवसर देखा और इस अवसर को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन में इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं और इस खिलाफत आंदोलन को आगे शुरू किया जाता है। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन की जाती है और इस कमेटी में 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस क्या किया जाता है, खिलाफत दिवस मनाने की बात की जाती है। 23 नवंबर पहला सम्मेलन इसका होता है, कहां पर होता है, दिल्ली में। इसके अध्यक्ष फजल उल हक यहाँ पर होते हैं। खिलाफत कमेटी का पहला अध्यक्ष कौन होते हैं, तो फजल उल हक होते हैं, इन्होंने ही किया था और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है
अगले दिन गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली अपनी पत्रिका कामरेड में इस खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर जनवरी 1920 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी, ठीक है, की गठन की जाती है और एक शिष्टमंडल, यहाँ पर है कि डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का एक शिष्टमंडल, ठीक है, क्या होता है, वायसराय के पास भेजा जाता है। उद्देश्य क्या होता है, सरकार को तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा यानी कि सुल्तान की जो प्रभुता है, ठीक है, उसको बरकरार करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जून 1920 में यहाँ पर सेंट्रल खिलाफत कमेटी के बैठक में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसको असहयोग आंदोलन को लाया जाता है। मतलब कि इस खिलाफत आंदोलन को धीरे धीरे देखा जाए तो असहयोग आंदोलन में इसको कन्वर्ट किया जाता है और यह असहयोग आंदोलन यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में आगे चलाया जाता है। अंततः खिलाफत कमेटी की ओर से यह निर्णय होती है कि गांधी जी को, ठीक है, नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया जाए, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर निर्णय लिया जाता है और यही खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित हो जाता है और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 ईस्वी में और गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो यहाँ पर अब असहयोग करना है, तो किसके साथ असहयोग करना है, अंग्रेजों के साथ असहयोग करना है। यानी कि हम भारतीय जो अंग्रेजों को सहायता करते हुए आ रहे हैं अभी तक के, ठीक है, उनकी सेना में, उनकी प्रशासन तो नहीं कहेंगे, मतलब कि उनकी सेना में जिस तरह की सहायता कर रहे हैं, उनके मतलब कि विद्यालयों में जिस तरह की सहायता कर रहे हैं, उनके न्यायालय में जिस तरह से सहायता कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम भारतीय इस सहयोग को असहयोग में बदल देते हैं तो फिर उनको यहाँ पर रहना ठहरना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, इस असहयोग आंदोलन के पहले एक घटना घटती है, रॉलेट सत्याग्रह 1919। रॉलेट सत्याग्रह देश में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को गठित किया जाता है और इस समिति के माध्यम से आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना बनाई जाती है। आतंकवाद को मतलब कि क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी यहाँ पर योजना बनाई जाती है और किसके माध्यम से, तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इससे एक समिति में, ठीक है, यहाँ पर इस प्रभावी योजना को बनाई जाती है। रॉलेट समिति के सुझाव के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में दो विधेयक पेश किया गया। उनमें से एक विधेयक ऐसा था जो भारतीयों को यहाँ पर देखा जाए तो काफी उसके अहित हो रहे थे और वहां पर भारतीय जो विधान परिषद में जो सदस्यता जिसकी थी उसके विरोध के बावजूद भी क्या कर दिया गया, यह पास कर दिया गया नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से यह जाना जाता है। यानी कि जिस तरह के यहाँ पर रॉलेट एक्ट लाया गया था उसको देखा जाए तो इसके कई नाम आते हैं। इसे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी आंदोलन कहा जाता, अधिनियम कहा जाता था, रॉलेट एक्ट का अधिनियम कहा जाता था और दूसरा है कि काला कानून के नाम से भी इसको जाना। रॉलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था। क्यों काला कानून था? 3 वर्ष की अवधि के लिए 18 मार्च 1919 को इसको पारित कर दिया जाता है और रॉलेट एक्ट काला कानून कहकर आलोचना की जाती है, ठीक है। रॉलेट अधिनियम में देखा जाए तो इसको क्यों काला कानून कहा जाता है, यहाँ पर यानी कि जिसको भी शक के दायरे में उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, तो जिसको जब अरेस्ट किया जाता था तो उसको जब तक चाहे वह, यानी कि जो अरेस्ट किया है वह जब तक चाहे वह बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता था। जेल में क्या कर सकता था, बंद कर सकता और शक के दायरे पर उसको अरेस्ट किया जा सकता था। और इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा गया है, ठीक है, इस रॉलेट एक्ट को, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए कोई वकील नहीं आएगा, ठीक है, फिर कोई भी अपील नहीं की जाएगी, ना कोई यहाँ पर दलील की जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो यह काला कानून ही था, ठीक है। उसके बाद मालवीय जी, जिन्ना तथा मजहरुल हक ने इस कानून के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया इन लोगों ने। गांधी जी
विरोध किया इसका, और 6 अप्रैल को जनता से, ठीक है, पूरे देशवासी से यहाँ पर इस आंदोलन को यहाँ पर आह्वान किया कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किया जाए। किसकी स्थापना किया जाए? सत्याग्रह सभा की स्थापना किया जाए यहाँ पर, ठीक है। विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया गया अंग्रेजों की तरफ से। फिर पुलिस द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई। इसमें सबसे भीषण स्थिति पंजाब में थी, वहां पर निर्दोष वहां पर काफी मारे गए थे। इस घटना के पश्चात गांधी जी का पंजाब तथा दिल्ली में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया था कि गांधी जी पंजाब और दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंदोलनकारी है वह काफी उग्र है और उनको काफी प्रोत्साहन मिलेगी और इसको आगे मतलब कि काफी इसको डेवलप हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो 9 अप्रैल को गांधी जी पलवल, यानी कि पलवल कहाँ है? हरियाणा, एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर प्रवेश करते समय इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे देश में अधिक आक्रोश बढ़ गया, जिससे उन्हें बंबई ले जाकर फिर रिहा भी कर दिया गया। यहाँ पलवल रेलवे स्टेशन पर तो उनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जिस तरह से आक्रोश बढ़ता है इस अरेस्ट के विरोध में यहाँ पर देखा जाए तो लोगों के अंदर, तो उस बात को यहाँ पर देखा जाए तो अंग्रेज यहाँ पर भापते हैं कि अगर इस तरह के अरेस्ट हम लोग किए और अगर इसको समय रहते हुए इसका समाधान नहीं किया गया तो फिर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पर अशांति फैलेगा, और इसलिए उन्होंने कुछ समय के बाद बंबई में ले जाकर उनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इससे रॉलेट एक्ट अधिनियम से जुड़ा हुआ है। पंजाब में 2 यहाँ पर प्रसिद्ध नेता थे। एक नेता का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल। इनका अरेस्ट हो चुका है, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध यहाँ पर विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं पंजाब में, ठीक है, कि इनको छोड़ दिया जाए। और 10 अप्रैल 1919 को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने क्या किया? गोलियां चलाया। इस पर एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रही है और यह शांतिपूर्ण जुलूस किसके गिरफ्तारी के विरोध में चल रही है? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। और यहाँ पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस क्या करती है? गोलियां बरसाती है। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल 1919 को सेना बुलाई गई। यानी कि यहाँ पर इतना अशांति फैल जाता है कि अब यहाँ पर अतिरिक्त सैन्य बल की सहायता अंग्रेजों ने लिया और 12 अप्रैल 1919 को सेना बुलाई, भारी मात्रा में सेना बुलाई गई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में क्या होता है? यह घटना घटती है। यहाँ पर एक अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना यह चेतावनी दिए यहाँ पर गोलियां चलाने की अधिकार दे देता है, ठीक है, ऑर्डर कर देता है। और इस तरह से देखा जाए तो इसमें इस नरसंहार में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। फिर उसके बाद वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। यहाँ पर 2 घटना घटती है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि उसके विरोध में दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर जो है उन्होंने क्या कर दिया? उसका त्याग पत्र कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो सरकार हत्याकांड की जांच करने के लिए काफी यहाँ पर दबाव बनने के बाद, ठीक है, इस हत्याकांड की जांच करने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर समिति, एक हंटर कमेटी की नियुक्ति करती है, जिसके सदस्य देखें तो जस्टिस रैस्किन, राइस, सर जॉर्ज बरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल, शीतलवाड़ा, शहबाज, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण इत्यादि इसमें थे। किसके? यानी कि लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो एक समिति की गठन किया गया था उसके ये सब क्या है? सदस्य हैं। हंटर कमीशन ने डायर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया, ठीक है। हंटर कमीशन के अनुसार देखा जाए तो डायर को, जिसने गोली चलाने की आदेश दिया था, उस पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने की मनाही कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो हंटर कमीशन इंडेमनिटी बिल पास कर चुका था, ठीक है। एंटी हंटर कमीशन के गठित होने के पहले अंग्रेजों ने एक बिल पास कर दिया था, इंडेमनिटी बिल इसको कहते हैं, और इसमें जो भी दोषी अभियुक्त है उसको छुड़ाने का यह इस बिल के माध्यम से यहाँ पर कार्य किया गया था।
इस बिल को पास करने के बाद यहाँ पर देखा जाए उसके बाद हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है, और हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है तो फिर क्या होता है, सजा के रूप में डायर को सिर्फ भारत में उसके नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। कोई भी कठोर यातना नहीं, इतने सारा नरसंहार किया था, ठीक है, न कोई फांसी की सजा होती है, न कुछ ऐसा होता है, बस डायर को क्या किया जाता है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। यहाँ पर बस यही यहाँ पर देखा जाए तो उसकी एक सजा के रूप में यहाँ पर यही एक्टिविटी बस शामिल होती है। लेकिन ब्रिटेन जब जाता है यहीं जनरल डायर, तो ब्रिटिश साम्राज्य का यह शेर की उपाधि से नवाजा जाता है। कहाँ पर, ब्रिटेन में, कि यह ब्रिटिश साम्राज्य का क्या है, शेर है, यह ऐसा बच्चा है जो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, ऐसा ब्रिटेन वासी इनको इस उपाधि से नवाजते हैं। किसको, जनरल डायर को, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार में मुख्य रूप से आरोपी था। पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन थे, तो माइकल ओ डायर थे। माइकल ओ डायर अलग हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक तरफ से देखा जाए तो जनरल डायर यह अलग है। नेक्स्ट है कि अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर थे। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दी जाती है, और इस समय गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर हवाई हमले किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो हवाई हमले किए जाते हैं, बम बरसाए जाते हैं, ढेर निर्दोष लोगों को यहाँ पर जान ली जाती है, और जहाज से यहाँ पर हमले किए जाते हैं। पंजाब में एक व्यक्ति हैं चमनदीप, एक डंडा फौज अस्तित्व में लाते हैं। इनके नेतृत्व में क्या होता है, एक डंडा फौज अस्तित्व में आता है। ये डंडा लेकर आगे बढ़ते थे और इनका क्या उद्देश्य होता था कि लाठियों के माध्यम से और चिड़ियामार बंदूकों से लैस ये होते थे, और सड़कों पर गश्त लगाते थे, ठीक है, और पोस्टर चिपकाते थे। इनका यही उद्देश्य होता था, काम होता था। और इस तरह से देखा जाए तो यही डंडा फोर्स जो है यहाँ पर जो चमनदीप के माध्यम से यहाँ पर लाए जाने की बात है, यह पंजाब में लाया गया था। फिर है कि कांग्रेस जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक कमेटी नियुक्त करती है, ठीक है, एक समिति नियुक्त करती है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जिस तरह से हंटर कमेटी ने, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में जिस तरह से वहाँ पर डाटा को या तथ्यों को जिस तरह से मतलब कि ढकने का काम किया है, यानी कि सही बातों को उजागर करने का काम नहीं किया है, भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे, और इन लोगों ने एक अलग कमेटी गठित किया, कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस कमेटी को गठित किया गया था। और समिति के अन्य अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर, ये सब क्या थे, इस समिति के मेंबर थे, यानी कि सदस्य थे। और ये समिति का कार्य क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार जो है उसमें क्या करना था, उसकी जांच पड़ताल करना था, ठीक है, और उस जांच पड़ताल के आधार पर रिपोर्ट पेश करना था, ठीक है, यानी कि उसकी वास्तविकता को, ठीक है, उजागर करना था कि क्या क्या यहाँ पर घटनाएं घटी थी, कैसी घटी थी। इसमें यहाँ पर ये सारे लोग इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप दिया गया है। मतलब कि जैसे भारतीय लोग जो अपनी एक समिति बनाए हुए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में, तो उसके बाद उस रिपोर्ट में यहाँ पर क्या वो लोग बोलते हैं कि डायर की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जो डायर है वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार का मुख्य आरोपी है, और वह विवेकहीन होकर, ठीक है, विवेकहीन होकर भावावेश में आकर कदम उठाने की बात यहाँ पर करता है, यानी कि जोश में आकर यह कदम उठाया है, ठीक है, जो काफी वह बहुत बड़ा आरोपी है, ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो वह क्या है, यानी कि अपराधी है, ठीक है, उसकी सजा होनी चाहिए। इसके बाद इस समिति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की, ठीक है, और उसके बाद मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की यहाँ पर मांग किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड यह कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी का देखा जाए तो अखिल भारतीय स्तर पर यह पहला आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के पहले गांधी जी का छोटा मोटा आंदोलन हो चुका है हमारे भारत में, जैसे चंपारण का आंदोलन, खेड़ा का, अहमदाबाद का, ठीक है, ये सब आंदोलन हो चुके हैं। अब ये जो है यह अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है गांधी जी के माध्यम से। 1920 से लेकर 22 तक इस आंदोलन की चर्चा होगी। जैसे अगर इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अगर किसी ने लाया तो वह कौन है, गांधी जी लाया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया।
और पेश किसने किया? CR दास ने इसकी पेश किया। अधिवेशन, किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, ठीक है, उसी अधिवेशन में इसको पास किया गया था 1920 में। नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसको क्या कर दिया गया? पुष्टि कर दिया गया। वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को, ठीक है, पास किया गया था? तो कलकत्ता के 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन। दूसरी क्वेश्चन आती है कि असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई है? तो नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई है कि हाँ, भारत में भी असहयोग आंदोलन किया जाएगा अंग्रेजों के विरोध में। CR दास और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, यानी कि दो महान ऐसे व्यक्ति हैं हमारे भारत के। जब असहयोग आंदोलन लागू किया जा रहा था, इसके प्रस्ताव को पास किया जा रहा था, ठीक है, इसको पुष्टि किया जा रहा था। जैसे ये पुष्टि होती है कि हाँ, भारत में असहयोग आंदोलन को लागू किया जाए, तो CR दास और लाला लाजपत राय ने क्या किया था? इसको विरोध किया था, ठीक है। कांग्रेस के संविधान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे असहयोग आंदोलन को लाते समय। कांग्रेस का लक्ष्य यहाँ पर क्या बताया गया था? पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन का बात था, ठीक है, किंतु अब इसके स्थान पर क्या होगा? स्वराज्य का लक्ष्य प्रतिपादित किया गया। स्वराज्य का, पहले स्वशासन का था, अब क्या यहाँ पर है? स्वराज्य का, यानी कि डोमिनियन स्टेट का यहाँ पर प्रस्ताव, यानी कि लक्ष्य प्रस्ताव किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है कि अब हमको, ठीक है, स्वशासन से काम नहीं चलेगा। इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से ये लोग स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया। नेक्स्ट, कांग्रेस संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए और रचनात्मक कार्यों की सूची बनाई गई जो निम्न है। जब असहयोग आंदोलन के यहाँ पर शुरू किया गया है, ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया है और गांधी जी चाहते थे, ठीक है, कि इस आंदोलन के माध्यम से, ठीक है, कि कांग्रेस के कुछ सिद्धांत को यहाँ पर परिवर्तित किया जाए। और वह परिवर्तन क्या होगा? जो समाज के हित में होगा। और यह क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन होता है? कौन कौन सी रचनात्मक कार्यों की यहाँ पर सूची बनाई जाती है जिसके माध्यम से ढेर सारे लोगों को जोड़ने का काम होगा। सबसे पहला है कि सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान किया जाए। जितने भी वयस्क हैं 18+ जिनकी एज है, उन सब को क्या करना है? यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की जाए। 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति, कांग्रेस की एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति थी, ठीक है, ठीक, इसको गठित किया गया इसी समय। स्थानीय स्तर प्लस भाषाई आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाए। सिर्फ यहाँ पर देखा जाए तो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति से काम नहीं चलेगा, भाषाई आधार पर या स्थानीय स्तर पर क्या करना यहाँ पर है? प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया जाए, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, स्थानीय लेवल का, ठीक है, वहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाए। चाहे वह यूपी में हो या बिहार में हो या बंगाल में हो, वहाँ पर भी क्या किया जाए? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाए। गांव एवं कस्बों में भी कांग्रेस समितियों का गठन किया जाए। इतना ही नहीं, गांव और कस्बों में भी इस बात को यहाँ पर लागू करने की बात हो रही है। सदस्यता फीस जो है यह 15 पैसा, कितना, यानी कि 4 आने, ठीक है, 15 पैसा वार्षिक कर दिया जाए। एक वर्ष में मात्र 15 पैसा देकर इसकी सदस्यता ग्रहण किया जा सकता था, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? यानी कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह का एक राजकोष के रूप में बहुत बड़ा एक धन भी इकट्ठा हो जाएगा, और प्लस देखा जाए तो उसी धन से ये लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों को, ठीक है, आगे बढ़ाने में उससे मदद भी ले सकेंगे। तो यहाँ पर 25 पैसा करने का मतलब यहाँ पर इसी उद्देश्य को लेकर था। सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया था। 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का यहाँ पर गठन भी किया गया। स्वयंसेवकों का दल बनाना प्लस 1.5 लाख स्वयंसेवकों को भर्ती करना यहाँ पर इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट, इन परिवर्तनों में देखा जाए तो स्वदेशी विशेषकर हाथ की कताई बुनाई का प्रोत्साहन किया गया। हाथ का कताई बुनाई का मतलब कि हम स्वदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे अपने हाथ से, ठीक है। कपड़ों की जो कताई बुनाई होती है उसको करके उसी कपड़ों को हम क्या करेंगे? मतलब कि अपनाएंगे, उसी कपड़ों को हम पहनेंगे। यानी कि विदेशी कपड़ों को क्या करने की बात हो रही है? यहाँ पर बहिष्कार करने की बात हो रही है। हिंदुओं में अस्पृश्यता का भावना जिस तरह से कुट कुट कर भरा हुआ था, उसको निवारण कर हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर क्या किया जाए? बढ़ाने की काम किया जाए।
यथासंभव हिंदी के प्रयोग का सम्मिलित किया जाए, यानी कि हिंदी, आप जानते हैं कि हमारा भारत का क्या है, आज भी भारत में देखा जाए तो इतने डेवलप होने के बाद भी यहाँ पर हमारा भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। और इनकी हिंदी एक ऐसा भाषा है कि लगभग देखा जाए तो बहुत सारे एरिया को क्या करता है, या मतलब कि उस क्षेत्र को क्या करता है, या कनेक्ट करता है हिंदी भाषा के माध्यम से। इसलिए यानी कि हमारे सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए, हमारे सिद्धांतों को लागू करने के लिए, अपने सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा का ये लोग कहते हैं कि प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, कि ताकि लोग इससे मतलब कि अवगत हो, यानी कि इसको समझे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी आश्वासन दिया, गांधी जी ने आश्वासन दिया कि जिस प्रस्ताव के आधार पर हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने भारतीय नेताओं को आश्वासन दिया कि यदि इन कार्यक्रमों पर पूर्ण अमल हुआ तो 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज प्राप्त हो जाएगा। 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा, स्वराज प्राप्त हो जाएगा। और इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से, ठीक है, ब्रिटिश विद्यालय को, यानी कि जो भी कॉलेज थे, स्कूल थे, उनको क्या किया गया, उसको त्याग दिया गया, कोर्ट कचहरी सब कुछ त्याग दिया गया, बहिष्कार यानी कि उनके वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ढेर सारा ऐसा मतलब कि यहाँ पर एक्टिविटी लाया गया कि हमको ब्रिटिश को किसी तरह का सहयोग करना ही नहीं है। तो फिर इस पृष्ठभूमि में देखें तो ब्रिटिश का यहाँ पर काफ़ी लॉस हो जाता है। आने वाले समय में अगर यह लंबा आंदोलन चलता तो ब्रिटिश को यहाँ पर रहना काफ़ी यहाँ पर मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो थी, उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वह क्या हो गई थी, यानी कि चौपट होते जा रही थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के प्रमुख सकारात्मक कार्यक्रम क्या था? इसमें सकारात्मक कार्यक्रम भी है और इसमें नकारात्मक कार्यक्रम भी है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा लाया गया आंदोलन में सकारात्मक कार्यक्रम में सबसे पहला है राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना की जाए। हम ब्रिटिश स्कूल, ठीक है, या कॉलेज को क्या करें, उसका बहिष्कार कर दें, ठीक है, उसमें हमारे बच्चे, ठीक है, नहीं जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, बच्चे जाते हैं, फी देना पड़ता है, तो फिर देखिए यानी कि इसका राजकोष किसका भरता है, तो अंग्रेजों का। इस तरह से यहाँ पर क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालयों का हम अपने विद्यालयों की यहाँ पर क्या करें, स्थापना करें। और पंचायती अदालतों यानी कि अंग्रेजों की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको हम लोग क्या करें, यूज ना करें, उसका प्रयोग ना करें, ठीक है, उसकी अपनी मुकदमा को सुलझाने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर पंचायती अदालत की स्थापना करें और इस पंचायती अदालतों के माध्यम से हम अपने मुकदमों की यहाँ पर देखें तो सुनवाई करें, ठीक है, उसका फैसला करें। यहाँ पर ये बात आती है। अस्पृश्यता का विरोध इन्होंने किया काफी अच्छा तरह से, और देखा जाए तो फिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए यहाँ पर, और अस्पृश्यता का यहाँ पर विरोध किया। फिर स्वदेशी के प्रचार प्रसार की बात यहाँ पर की गई, ठीक है, स्वदेशी यानी कि जो भी वस्तुएं यहाँ पर है स्वदेशी, उन सबको हम लोग अपनाएं, ठीक है, यानी कि विदेशियों की वस्तुओं के यहाँ पर बहिष्कार करने की तब बात आती है जो नकारात्मक कार्यक्रम में होगा। खादी वस्त्रों के निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया कि खादी वस्त्रों का उपयोग किया जाए, निर्माण किया जाए, ठीक है, जो हम अपना स्वदेशी वस्तु उसको समझते हैं, इसका निर्माण भी किया जाए और प्रोत्साहन भी किया जाए, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो इस बहिष्कार कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरा बात और भी है कि शराब बंदी का कार्यक्रम भी चलाया जाए, ठीक है। और इस तरह से ये सारे यहाँ पर सकारात्मक कार्य किए गए थे और यह अपने देश में, अपने देशों के लिए, ठीक है, यानी कि अपने देश की भलाई के लिए इन सारे कार्यक्रम को लाया गया था। और इसमें देखें तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक की तरह से संकट मंडरा रहा है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर ये सारी बातें की जा रही है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रम क्या था असहयोग आंदोलन का? गांधी जी ने इस नकारात्मक कार्यक्रम को भी यहाँ पर इस सिद्धांत को पेश किया था और इसमें क्या था, सरकारी उपाधियों, जितने भी सरकारी उपाधियों हैं, ठीक है, उनको त्याग दिया जाए, प्रशस्ति पत्रों को लौटाने की घोषणा कर दी गई, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों इत्यादि का बहिष्कार करने की मांग किया गया। इस नकारात्मक कार्यक्रम में सरकारी उत्सवों व समारोहों में बहिष्कार का निर्णय किया। कोई भी सरकारी अगर उत्सव होता है, बहिष्कार होता है, तो हम भारतीय जाकर उसमें शामिल हो जाते हैं और उसके चमचे बने रहते हैं अंग्रेजों के। तो यहाँ पर कहते हैं कि सरकारी उत्सव जो भी हो रहा है, बहिष्कार समारोह हो रहा है, तो उसको हम लोग बहिष्कार करें, उसमें शामिल ना हो। तो कैसे कोई उत्सव और ये लोग अपना समारोह मना लेगा, ठीक है, हम भारतीय ही जाकर तो उनके समारोह को, उत्सव को और बढ़ाते हैं, तो इसका इन्होंने कहा कि बहिष्कार कर दिया जाए। बहुत बड़ी एक बात है कि सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना, कॉलेजों की बहिष्कार करना, अदालतों को, विदेशी कपड़ों का यहाँ पर क्या करना है, बहिष्कार करना। ये सब जितने भी है यह
ब्रिटिश का क्या कहते हैं वस्तुएं हैं, और ब्रिटिश से या अदालतें हैं, ब्रिटिश कॉलेज है, और सरकारी स्कूलों का मतलब यहाँ पर है सभी सरकारी यहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि सरकारी का मतलब क्या है यहाँ पर ब्रिटिश, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों के स्कूल, अंग्रेजों के कॉलेज, अंग्रेजों की अदालत, अंग्रेजों की विदेशी कपड़े इत्यादि सबका क्या करना है, बहिष्कार कर देना है, त्याग देना है। इन सब को हम अपने जीवन में अपनाएंगे ही नहीं, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। जब नहीं यूज करेंगे तो इससे जो भी अर्थव्यवस्था इनको बनता था वो क्या हो जाएगा, चौपट ही तो होगा। फिर वो कैसे यहाँ पर हमारे भारत पर कब्जा किए रखेंगे, उनको भागना पड़ जाता। सरकारी उत्सव, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का घोषणा भी किया गया था, ठीक है। उसके बाद अवैतनिक पदों, ठीक है, जो कुछ ऐसे पद थे, पोस्ट थे जहां पर अवैतनिक यानी कि उनको वेतन नहीं दिया जाता था उस भारतीयों को, तो ऐसे पद को क्या कर रहे हैं, उसको त्याग पत्र दे दिया जाए। स्थानीय नियमों के लाभान्वित पदों से यहाँ पर क्या किया जाए, यानी कि उसको भी त्याग पत्र दिया जाए। और इस तरह की यहाँ पर यह नकारात्मक कार्यक्रम में यह शामिल होता है गांधी जी के इस आंदोलन के माध्यम से, ठीक है। और इस नकारात्मक कार्यक्रम में देखा जाए तो यहाँ पर ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था जो है वह काफी यहाँ पर चौपट हो जाती है, और उनको लगा अगर यह आंदोलन लंबा समय तक अगर चलता है, 1 साल तक और चला, जिस समय यह असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया था, अगर कुछ समय तक और चलता, लंबे समय तक, तो ब्रिटिश को यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर कर देता, ठीक है। यह गांधी जी की सोची समझी यह असहयोग आंदोलन बहुत ही असरदायक साबित हुआ। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की प्रगति। इस असहयोग आंदोलन की प्रगति कैसे होती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को क्या किया गया, शुरू किया गया, जिसमें गांधी जी ने अपना कैसर-ए-हिंद, ठीक है, पदक वापस कर दिया, जुल्लू पदक भी क्या कर दिया, वापस कर दिया, और बोर पदक भी क्या कर दिया, वापस कर दिया। और ये जितने भी थे यह पदक, ये प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी भारतीय सेनाओं को भर्ती करने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए, अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती करने के लिए जिस तरह का एक कदम उठाया था, ठीक है, जिसको यानी कि भारतीयों ने सार्जेंट कहकर उनको एक आलोचना भी किया था कि ब्रिटिश कौन है, यानी कि ब्रिटिश सार्जेंट है, यानी कि अपने हम भारतीय सैनिकों को भर्ती करने वाले व्यक्ति हैं, इस रूप में जिस तरह से सहयोग किया था, और उसी सहयोग के बदौलत गांधी जी को जो यहाँ पर पदक मिला हुआ था, ठीक है। तो इसी में यहाँ पर देखा जाए तो सारे पदक को क्या कर देते हैं, यानी कि अस्वीकार कर देते हैं और उसको लौटा देते हैं। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी का, और इसी समय यहाँ पर इस पदक को क्या किया गया, वापस किया गया। गांधी जी का अनुसरण करते हुए अनेक लोगों ने अपनी पदवियों और उपाधियों को क्या किया, त्याग दिया। अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन को किया जाएगा। जैसे जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि जो अंग्रेज दिए थे, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि, यह उपाधि क्या करते हैं जमनालाल बजाज, इसको त्याग देते हैं, लौटा देते हैं। इसके अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अरुणा असफ अली ने अपनी वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों के न्यायालय में जिस तरह से इतनी महान हस्तियां वकालत कर रहे थे, उन सारे मतलब कि हस्तियों को द्वारा देखा जाए तो यानी कि वकालत को त्याग दिया जाता है कि हम अंग्रेज के न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, यानी कि जिस समय हमारा यह आंदोलन शुरू होता है उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, और एक बहुत बड़ा यह एक सदमा लगता है, यानी कि बहुत बड़ा एक हाथ हमारे आंदोलनकारियों पर को झेलना पड़ता है। और खास करके देखा जाए तो इसी दुविधा में, आपदा में एक सुविधा क्या खोजा जाता है कि उनकी स्मृति में, यानी कि तिलक जी की स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, यानी कि तिलक जी की मृत्यु के बाद, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 6 माह के अंदर ही 1 करोड़ रुपये एकत्रित किया गया। यह 1920 की बात हो रही है, ठीक है। इस तिलक स्वराज फंड में जिस तरह के यहाँ पर 1 करोड़ रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती है, एकत्रित किया जाता है, जिसके माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफी सहायता होता है। यह इसी समय इसकी यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी, यानी कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी तिलक जी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रसार कैसे होता है, तो लाला लाजपत राय की प्रेरणा से लाहौर में, कहां पर, लाहौर में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय का असफल, यानी कि क्या कहते हैं, सफल बहिष्कार हुआ। कहां पर, लाहौर में। किसने किया, लाला लाजपत राय ने
विद्यार्थियों का, विद्यालयों का देखा जाए तो विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों का बहिष्कार। कैसे विद्यालयों का? तो अंग्रेजी विद्यालय जो हुआ करते थे, अंग्रेजी यहाँ पर स्कूल जो हुआ करते थे, ठीक है, अंग्रेजों के अंडर में चलने वाले यहाँ पर स्कूल जो हुआ करते थे, कॉलेज हुआ करते थे, उनका यहाँ पर विद्यार्थियों ने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया कि हम अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम अपने भारतीय स्कूल में, भारतीय विद्यालय में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सशक्त अकाली विद्रोह उठा, ठीक है, पंजाब में सशक्त अकाली विद्रोह भी उठता है, जो आरंभ में धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन थोड़े समय के लिए असहयोग आंदोलन के साथ यह एकजुट भी हो जाता है। फिर इसके बाद अकाली आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भ्रष्ट महंतों के प्रभुत्व से गुरुद्वारों को क्या करना था? मुक्त करना, ठीक है, और प्रबंध अपने हाथों में लेना था। वहां की यानी कि गुरुद्वारे की जो प्रबंध व्यवस्था है वो अपने हाथों में लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां के जो महंत हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं, ठीक है, काफी शोषणकारी हो चुके हैं, और इस अकाली आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर ये भी यहाँ पर बात आती है इसके सामने। मद्रास में इस आंदोलन के दौरान देखा जाए तो बर्मिंघम एवं कर्नाटक टेक्सटाइल्स मिल्स में 4 माह तक क्या हुआ? हड़तालें हुई। कहां पर है? मद्रास में 2 जगह, बर्मिंघम एवं कर्नाटक टेक्सटाइल्स मिल में क्या होता है? यानी कि 4 माह तक यहां पर हड़तालें हुई। नेक्स्ट, इसमें देखा जाए तो इसे जहां पर हड़ताल होती है, थिरुविक्का जैसे एक स्थानीय नेता का सहयोग भी मिलता है। यहाँ पर इस मद्रास में थिरुविक्का जैसे एक स्थानीय नेता हैं वहाँ के, और इन्होंने इस हड़ताल में काफी सहयोग किया। सलेम के वकील राजगोपालाचारी ने वर्ष 1921 में वकालत छोड़ दी। सलेम में यानी कि अंग्रेजों के न्यायालय हुआ करता था, वहां पर राजगोपालाचारी ने वकालत छोड़ दी। यद्यपि सत्यमूर्ति यानी कि इसी सलेम के जो न्यायालय था उसमें सत्यमूर्ति, कस्तूरीरंगा अय्यर जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे अनिच्छा पूर्वक अपनाया, यानी कि नहीं इच्छा होने के बावजूद भी इसको अपनाना पड़ा। अंधमुहाना क्षेत्र में यह आंदोलन सशक्त रहा। कोंडा वेंकटपैया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशन और पट्टाभी सीतारमैया जैसे नेताओं का समर्थन भी मिला। यहाँ व्यापारिक वर्ग का भी काफी यहाँ पर पर्याप्त समर्थन मिलता है। उन्नाव लक्ष्मी नारायण के तेलुगु उपन्यास मालपल्ली, तेलुगु उपन्यास यहाँ पर है मालपल्ली, और किसका है? उन्नाव लक्ष्मी नारायण जी का है, और किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। एक उपन्यास है मालपल्ली, वर्ष 1922 में इसको प्रकाशित किया गया था। गांधीवादी उपायों की चर्चा यहाँ पर की गई थी। गांधी उपायों, सिद्धांतों की, उनके उपायों की यहाँ पर क्या किया गया था? उनके नियमों को यहाँ पर चर्चा इसमें की गई थी। यह बात आती है हमारे असहयोग आंदोलन के समय, यह एक्टिविटी यहाँ पर लाया गया था। नेक्स्ट, गुंटूर जिले के चिराग पराल में डुगरी लाला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में यहाँ पर विरोध हुआ था। कहाँ पर? गुंटूर जिले में। मलाबार क्षेत्र में इरनाड और बल्लुवनाड तालुकों में कई स्थानों तक पुलिस नियंत्रण समाप्त रहा। कौन सा ऐसा एरिया था असहयोग आंदोलन में जहां पर पुलिस नियंत्रण यहाँ पर समाप्त रहा? तो मलाबार क्षेत्र का इरनाड और बल्लुवनाड तालुकों में कई स्थानों पर यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस नियंत्रण यहाँ पर समाप्त रहा। यहाँ अनेक स्थानों पर, मतलब इसी एरिया में अनेक स्थानों पर खिलाफत गणराज्य स्थापित किए गए, जिनके राष्ट्रपति कुंज अहमद हाजी, कालातिगल मोहम्मद अली मुसलियार, सीदी कायातंगल, एबची कोयातंगल इत्यादि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये लोग सारे क्या थे? यानी कि इसकी खिलाफत गणराज्य में शामिल हुए थे। असम सुरमा घाटी के चाय बागान में चारगोला के कुलियों ने गांधी महाराजा की जयकार लगाते हुए पारिश्रमिक में भारी वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल कर दिया। यानी कि उनको भी मौका मिला। असम के सुरमा घाटी के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक जो है चारगोला के कुलियों ने, यानी कि वहां के जो श्रमिक का नाम है चारगोला के कुली, गांधी जी महाराजा की जयकार करते हुए, ठीक है, पारिश्रमिकों में वृद्धि की मांग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो हड़ताल कर दिया। 1921 की घटनाओं ने असमिया साहित्य पर गहरी छाप छोड़ी थी। असमिया साहित्य यहाँ पर इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर इसका भी संबंध इसमें आता है। असम में केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी की कविताओं में इसे देखा जा सकता है। वैष्णव संप्रदाय के गीतों में गांधी जी को कृष्ण का स्थानापन्न बना दिया गया। मिदनापुर यानी कि बंगाल के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया।
अहमदाबाद अधिवेशन के पश्चात गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा। अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने वायसराय को क्या किया, एक पत्र लिखा, जिसका देखा जाए तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपना दमन चक्र यहाँ पर चलाती रही। गांधी जी ने जिस पत्र के माध्यम से दमन चक्र को रोकने का काम यानी कि रोकने का एक के प्रस्ताव भेजा था, उस पर कोई अंग्रेजों पर प्रभाव नहीं पड़ता है और दमन चक्र यहाँ पर जारी रहती है, यह दमन चक्र चलती रहती है। अंग्रेजों के माध्यम से यहाँ पर निहत्थे भारतीयों को पीटा जाता है, पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, दमन चक्र का उनको शिकार बनाया जाता है। नेक्स्ट, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया या नागरिक स्वतंत्रता को बहाल नहीं किया, प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाया, तो वे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसमें गांधी जी ने 1 सप्ताह का मात्र समय दिया था, ठीक। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर देखा जाए तो एक घटना घट जाती है। 1 फरवरी की इनकी घोषणा होती है कि 1 सप्ताह मतलब कि 7 फरवरी तक, 7 या 8 फरवरी तक होगा। लेकिन 7 या 8 फरवरी के पहले ही यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को एक की घटना घट जाती है, यानी कि असहयोग आंदोलन का एक टीम भगवान अहिर के नेतृत्व में चौरा यानी कि गोरखपुर जिला के आसपास में चौरी एक जगह है, जहां पर देखा जाए तो एक घटना घट जाती है। चौरा चौरी घटना के नाम से यह प्रसिद्ध होता है। इसमें 12 फरवरी 1980 से प्रभावित होकर गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। चौरा चौरी की घटना में देखा जाए तो वहां पर एक थाना होता है, थाने में पुलिसकर्मी होते हैं, पुलिसकर्मी से और इस आंदोलनकारियों के बीच में झड़प होती है और इस झड़प में जो असहयोग आंदोलनकर्ता जो थे, ठीक है, असहयोग आंदोलनकारी जो थे वह क्या करते हैं, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा वहां पर जला देते हैं और इस घटना से गांधी जी इतनी अताहत होते हैं कि इस आंदोलन को वापस करने के यहाँ पर घोषणा कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात आती है कि कहाँ पर इस घोषणा को किया गया था, तो बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गांधी जी द्वारा इस असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बात आती है, ठीक है। तो इस बैठक में सिर्फ गांधी जी तो शामिल नहीं हुए होंगे, गांधी जी के यानी कि इस कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में ढेर सारे यहाँ पर कांग्रेस नेता यहाँ पर शामिल हुए होंगे, जिसके माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो इस आंदोलन को वापस लेने की बात आती है और गांधी जी इस आंदोलन को वापस कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग बाकी सब नेताओं के साथ बाकी नेताओं के द्वारा क्या होता है, इसका विरोध होता है कि गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के निर्णय पर लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि नेताओं ने आलोचना की कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आंदोलन जो अपने पीक पर यानी कि अपने चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचा हुआ है तो उस समय इस आंदोलन को वापस कर लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी जी को काफी यहाँ पर आलोचना की जाती है, बुरे शब्दों से उनको मतलब कि संबोधित किया जाता है और खास करके देखें तो यहाँ पर नेताओं ने, ये सारे बड़े बड़े नेताओं ने इनकी आलोचना की। इन सभी आलोचनाओं के पश्चात गांधी जी ने निर्णय को थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया के उपरांत सभी ने स्वीकार कर लिया। शुरू में तो सबने क्या किया, गांधी जी के निर्णय का आलोचना किया, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद इनकी जो प्रतिक्रिया होती है वह क्या होती है, यानी कि एक समर्थन में बदल जाती है और सब लोगों ने यहाँ पर देखा जाए तो यानी इससे असहयोग आंदोलन की वापसी को स्वीकार कर लिया। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा इस स्थिति का लाभ उठाते हुए 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि भारतीय सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर इस स्थिति को लाभ उठाते हुए कि यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेसी नेताओं में इस आंदोलन के द्वारा असहयोग यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने की जो बात है उसमें काफी मतलब कि उथला पुथली यहाँ पर मची हुई है और कोई समर्थन कर रहा है, कोई समर्थन नहीं कर रहा है कांग्रेस से नेताओं में। और इस तरह के माहौल को देखते हुए ब्रिटिश सरकार क्या करती है, मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और 18 मार्च 1922 को उन्हें 6 वर्ष की सजा
दी जाती है कि आपको 6 वर्ष की सजा दी जाएगी, किंतु बीमारी के कारण उन्हें 2 वर्ष के पूर्व ही यानी कि 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए यहाँ पर तो ये हमारे असहयोग आंदोलन का ये सारा यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ और किस माध्यम से इसको स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट, इसके साथ ही कई रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई जो निम्नलिखित है। असहयोग आंदोलन को वापस करने के बावजूद भी यहाँ पर बाकी अब कार्यकर्ता क्या करेंगे, यानी कि इनके क्रांतिकारियों में इस तरह का शिथिलता न उत्पन्न हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक निर्णय दिया गया कि खादी को लोकप्रिय बनाना यहाँ पर इनका कार्य रहेगा। राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना जो हो रही है वो होते ही रहेगी। फिर शराबबंदी के समर्थकों में अभियान हमेशा जारी रहेगा। अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान जारी रहेगा। हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए यहाँ पर बात की गई है और इस तरह से इन घोषणाओं के माध्यम से यह आगे के कार्यक्रम को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस किया तो इसमें ढेर सारे नेता यहाँ पर बौखला जाते हैं और इसका विरोध करते हैं कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी की ये थी यहाँ पर बात, उनकी ये सोच थी कि अगर हम अपने आंदोलन में किसी तरह की हिंसात्मक गतिविधियों को शामिल करते हैं तो फिर जब यहाँ पर हिंसा होगा तो कोई भी हमारे आंदोलन में आगे चलकर क्या होगा, यानी कि आने के लिए कतराएंगे, हमारे आंदोलन का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे आंदोलन में जिस तरह से भारतीयों को जगाने की बात हो रही है, भारतीयों को एक तरह से प्रोत्साहित करने की बात हो रही है, ठीक है, यह हतोत्साहित हो जाएंगे कि गांधी जी का आंदोलन में क्या हो रहा है, यानी कि वहाँ पर हिंसा हो रही है, लोग मारे जाएंगे, किसी के भाई, किसी के पति, किसी का बेटा, क्या होगा, जब मारा जाएगा तो किसी महिलाओं को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से देखा जाए तो ये महिलाएं जो समर्थन दे रही थी एक तरह से, ठीक है, कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाइए या गांधी जी के किसी भी आंदोलन में जाकर आप शामिल हो जाइए, ये आवाज़ फिर बंद हो जाएगी और इस तरह से हम लोग एक छोटी सी टुकड़ी के माध्यम से ही इस आंदोलन को करते रहेंगे, फिर अंग्रेजों के हाथ से भगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाहते थे कि हमारे आंदोलन में किसी तरह की हिंसा ना हो, ताकि बहुत ही बड़े स्तर पर यानी कि इंडिया के हर कोने कोने से लोग इसमें जुड़ें और जिस दिन इस आंदोलन के माध्यम से सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, मतलब कि जुड़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद इनका रवैया ही कुछ और होगा, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। उसके बाद अब हमारी घटना आती है कि राष्ट्रीय राजनीति 1922 या 1922 से 29 के बीच में एक राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है जिसमें स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि 1922 में असहयोग आंदोलन के माध्यम असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, वापस कर लिया गया। अब यहाँ पर बाकी जो नेता हैं और इसमें कार्यकर्ता हैं या इसके जितने भी मेंबरशिप हैं और बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं उनको एक दिशा देने के लिए देखा जाए तो इसमें गतिहीनता आ गई है, ठीक है, तो इसको गतिशील बनाने के लिए यहाँ पर स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। यह स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस के अंडर में ही काम करेगी, ठीक है, यह अलग से यही पार्टी का गठन किया जाता है, अलग देखने के लिए है, लेकिन इसका जो मूल कंसेप्ट जो है, ठीक है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही, यानी कि उसके जो मूल कंसेप्ट है उसी से मिलता जुलता है, उसी के अंडर में रहकर, ठीक है, इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य होता है, किसने इसका गठन किया, ठीक है, और किन परिस्थितियों में इसको गठन किया जाता है, ये सारी बात हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में है दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में CR दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। CR दास का कथन है कि हम क्या करेंगे कि अब अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा था कि विधान परिषद में हम लोग अब क्या करें, प्रवेश करें, ठीक है, और विधान परिषद में प्रवेश करके हम लोग क्या करेंगे कि सरकार की जो एक व्यवस्था है, एक जो सिस्टम है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके सदस्य बन जाएंगे और जो भी यहाँ पर नियम कानून बन रहे हैं तो हम भारतीय उसमें रहेंगे, ठीक है, तो उस नियम कानून को परिवर्तन करने में या वहाँ पर उस नियम कानून को देखा जाए तो अपने हित में लागू कराने में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि समर्थ हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी ये सोच थी और जब ये प्रस्ताव को लाते हैं तो CR दास की जोरदार वकालत के बावजूद गया अधिवेशन में यह प्रस्ताव 890 बनाम 1740 वोटों से हार गया। कितने वोटों से? 1740 वोटों से यह हार गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो CR दास को बहुत बड़ा एक सदमा लगता है कि जिस बात को हम यहाँ पर लागू करना चाहते हैं और उसको माना करने वाले इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इसलिए CR दास ने क्या किया, यहाँ पर देखा जाए तो विपक्षी गुट का नेतृत्व यहाँ पर C राजगोपालाचारी कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव यहाँ पर पास हो और ये विपक्षी गुट का नेता थे।
सी.आर. दास के यहाँ पर देखा जाए तो यानी कि उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया, काट दिया, यानी कि सी राजगोपालाचारी ने इसको काट दिया। प्रस्ताव पारित न होने पर सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस से क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। दो महान हस्ती सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं। मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी इन्होंने गठित किया, बनाया। किसने बनाया, दो व्यक्ति हैं। स्वराज पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इसका क्या उद्देश्य होता है कि विधान परिषद में किसी न किसी माध्यम से प्रवेश करना, ठीक है, और वहां पर बन रही नियमों कानूनों को परिवर्तित करना, देश हित में उसको लागू करवाना, यहाँ पर यही इनका उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे नेताओं के द्वारा इनको विरोध किया गया, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं ये लोग, इस प्रस्ताव को पारित न होने के कारण इसको कांग्रेस से क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया कि हम कांग्रेस से अलग नहीं है, हम कांग्रेस के एक अभिन्न अंग है, हम कांग्रेस के एक मतलब कि एक कड़ी है। अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को इन्होंने दोहराया कि हम लोग भी अहिंसा और असहयोग के प्रति यहाँ पर अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं। अहिंसा इसमें नहीं क्या करते हैं, अहिंसा का पालन करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों के प्रति असहयोग की भावना हमेशा रखेंगे। इन्होंने इस वचनबद्धता को यहाँ पर दोहराया। आरंभ में स्वराज पार्टी के लक्ष्यों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ, लेकिन पार्टी के संविधान में यह घोषणा की गई कि इसका तत्कालीन लक्ष्य क्या है, डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति करना है। सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक क्या होता है, विशेष अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में, तो अबुल कलाम आजाद। इसके अंतर्गत स्वराज पार्टी के कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। अब यहाँ पर जो है स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो कांग्रेस में एक क्वेश्चन आता है कि कब इसकी मान्यता दे दी गई, तो सितंबर 1922 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो सबसे युवा अध्यक्ष कहलाते हैं, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर दिल्ली में जो अध्यक्षता होती है, यह कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में इस बात को यह पुष्टि कर दी गई कि स्वराज पार्टी के कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दे दी जाए, ठीक है। यहाँ पर इस बात की पुष्टि भी कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि यद्यपि स्वराजियों को चुनाव का बहुत कम समय मिला, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ी सफलता मिलती है, ठीक है। उन्हें केंद्रीय विधान परिषद में विधानसभा में परिषद में 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें मिली। यह कम सीट नहीं कहा जाएगा। 101 निर्वाचित सीटों में से कितना सीट मिलता है, 42 सीटें मिलती है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने साझा राजनीति मोर्चा यहाँ पर अपनाया, ठीक है, और इस तरह से अपने एक दिशा निर्देश में और कांग्रेस के दिशा निर्देश में इस विधानसभा में प्रवेश करके, ठीक है, और यहाँ पर अपनी नीतियों को यहाँ पर लागू करवाने में समर्थ भी हुए। नेक्स्ट, साइमन कमीशन 1927 से 28। साइमन कमीशन के पृष्ठभूमि कैसे बनती है? सबसे पहले देखा जाए तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में यह कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और यह संवैधानिक आयोग की नियुक्ति क्या करेगा, यानी कि जो अब तक के जितने भी हम संवैधानिक के जो सिद्धांत लागू करवाए हैं, ठीक है, उसकी क्या करेगा, प्रगति की जांच करेगा। यह अंग्रेजों के द्वारा यानी कि साइमन कमीशन को लाया गया था और 1919 में भी यह घोषणा की गई थी कि 10 वर्ष के बाद हम जो भी अपने संवैधानिक विकास की जो बातें करते हैं, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जांच पड़ताल करवाएंगे और उसी 10 साल के बाद साइमन कमीशन के यहाँ पर क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, जो इन्हीं संवैधानिक आयोग की क्या कहते हैं, संवैधानिक विकास की जांच पड़ताल करने वाला था। यानी कि भारत में जिस तरह की संवैधानिक विकास किया जा रहा था उसी की जाँच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन का नियुक्ति किया जाता है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे और विडंबना क्या है कि यह सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे और हमारे भारतीय संविधान की विकास की समीक्षा करने आ रहे हैं। तो हमारी भारतीय संविधान क्या कहता है, हमारे भारतीय
लोगों की कल्चर जो है, ठीक है, संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, ठीक है, सब अलग अलग प्रकार के हैं। और ये विदेशी लोग हमारे भारतीय की कल्चर और सभ्यता को किस तरह से यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे और क्या ये समीक्षा करेंगे और अपनी समीक्षा में क्या रिपोर्ट देंगे, इन भारतीयों को पता चल गया था कि ये क्या करने वाले हैं, सब मतलब कि चौपट करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, विरोध किया कि कम से कम हम कुछ भारतीयों को तो इसमें शामिल किया जाए, ठीक है, कि हम लोग अपनी बातों को उसमें प्रकट करें, मतलब कि हम लोग कुछ बातों को अपना रख सकें, ठीक है। हम भारतीय के अनुसार भी इस कमेटी को बनाया जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। और साथों के साथ इसमें कौन होते हैं, यानी कि अंग्रेज होते हैं, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसमें कौन थे, क्लाइमेट एटली भी थे, इसमें हेनरी लेवी लॉसन भी थे, एडवर्ड कार्डोगान थे, वेगन हार्टशोर्न थे, जॉर्ज लेन फॉक्स थे, उसके बाद डोनाल्ड हावर्ड आयोग के सदस्य भी थे। इस तरह से इस सातों के साथ कौन थे, यानी कि इसमें यह सब अंग्रेज थे। क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। कांग्रेसियों ने क्या कहा, इसके श्वेत कमीशन कहा। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को न नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन का जब नियुक्ति होता है और उसमें एक भी भारतीय सदस्य को नहीं नियुक्त किए जाने के कारण, तो इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है कांग्रेस का, और यह 1927 में, और इसी सर्वदलीय सम्मेलन में निर्णय लिया जाता है कि साइमन कमीशन का हम लोग बहिष्कार करें, ठीक है, साइमन कमीशन को हम लोग बहिष्कार करें, ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाएं, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर इस बात को प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का विरोध। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई। साइमन कमीशन की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, उसमें एक भी भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था, में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। आयोग जहां गया, यानी कि यह साइमन कमीशन का आयोग जिसको कहते हैं साइमन कमीशन आयोग, यह आयोग साइमन कमीशन का जहां जहां वह जाए, ठीक है, वहां साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई आता है। लाहौर में बीमारी की हालत में, कहां पर, लाहौर में एक व्यक्ति हैं, बीमारी के हालत में है, लाला लाजपत राय इस आयोग का विरोध करने वाली एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि इस साइमन कमीशन गो बैक के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और बीमार भी थे। तो बर्बर तरीके से इनको पीटा जाता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद, यानी कि इनको इतना ज्यादा पीटा जाता है कि कुछ दिन के बाद लाला जी लाजपत राय की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है इस पिटाई के कारण, ठीक है। उनकी स्थिति और खराब होती है, तबीयत और खराब होती है, और कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय का यह कथन, यानी कि लाला लाजपत राय जब समय पिटा रहे थे, ठीक है, और काफी मतलब कि असहाय अपने आप को महसूस कर रहे थे, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर जो ये लाठी के डंडे जो पड़ रहे हैं, ठीक है, इससे मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पर एक वचन, एक कथन कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है वहीं एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। इस बात को इस लाला जी लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर ये बात आती है। तत्कालीन राजनीतिक दलों में देखें तो लिबरल फेडरेशन यानी कि तेज बहादुर सप्रू का था यह, इसने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे जो लगाए जा रहे थे, इसको क्या किया था, इन्होंने समर्थन किया था कि ये भी इनका विचार था कि साइमन कमीशन गो बैक यानी कि साइमन कमीशन भारत में न आए। भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस भी क्या किया था, इसका समर्थन किया था। हिंदू महासभा भी इसकी समर्थन किया था। किसान मजदूर पार्टी भी इसकी समर्थन किया था। मुस्लिम लीग आदि ने आयोग का बहिष्कार का समर्थन किया था, आयोग के बहिष्कार का समर्थन किया था। कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का समर्थन भी किया था, ठीक है। इसमें देखिए तो कौन कौन है, मुस्लिम लीग का मोहम्मद शफी गुट जो है वह क्या किया था, साइमन कमीशन का समर्थन किया था कि साइमन कमीशन हमारा भारत में आए, संवैधानिक विकास की समीक्षा करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यहाँ पर मुस्लिम लीग का मोहम्मद शफी गुट जो है वह क्या था, इसका समर्थन किया था। लेकिन वहीं मुस्लिम लीग के आयोग के मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम के कुछ सदस्य जो थे वहां पर आयोग का बहिष्कार का भी समर्थन किया था।
जस्टिस पार्टी जो है यह मद्रास में थी, ठीक है, और यह भी क्या किया था, इसका समर्थन किया था कि साइमन कमीशन का यह समर्थन किया था कि साइमन कमीशन हमारे भारत में आए। यूनिस्ट पार्टी भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था, विरोध का समर्थन नहीं समझेंगे, ठीक है, साइमन कमीशन के आने का समर्थन यह किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी नेतृत्व में संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी क्या किया था, साइमन कमीशन का समर्थन किया था। हरिजन के कुछ संगठन भी क्या किए थे, साइमन कमीशन का समर्थन किया था। इतनी सारी संगठन जो थी, पार्टियां जो थी, साइमन कमीशन का समर्थन करने में यहाँ आगे आती है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928। लॉर्ड बर्कनहेड, यानी कि जिस तरह से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, कि साइमन कमीशन हमारे देश की संवैधानिक विकास का वह समीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सारे सदस्य जो है अंग्रेज हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक है, ये हम यहाँ की सब संस्कृति सभ्यता को ये लोग समझ नहीं पाएंगे और यहाँ पर फिर एक ऐसे संविधान के एक निर्माण करेंगे, इसलिए यहाँ पर संवैधानिक समीक्षा को नहीं कराने के लिए यहाँ पर इनका विरोध किया गया। उसके बाद अब भारत सचिव वहां पर है, ठीक है, यही इसी बात को लेकर भारत सचिव यानी कि लॉर्ड बर्कनहेड ने यहां पर चुनौती दिया साइमन कमीशन की नियुक्ति करने के लिए। साथ ही यह राष्ट्रीय नेतृत्व का एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती भी दे देता है जो देश के सभी समुदायों और वर्गों को स्वीकार्य हो। कहता है कि आप भारतीय जिस संविधान की बात आप करते हैं, यानी कि साइमन कमीशन का बहिष्कार आपने कर दिया कि ये क्या करेगा, यानी कि संविधान का समीक्षा नहीं करेगा, संवैधानिक विकास का समीक्षा नहीं करेगा, तो आप भारतीय में से कोई भी एक भारतीय ये हमको बताए कि क्या आप अपने इस तरह की विभिन्न सांप्रदायिक, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न अलग अलग कल्चर सभ्यता के रहने वाले लोग, क्या आप एक सर्वमत से एक अपने देश की संविधान बना सकते हैं? कभी बना ही नहीं सकते हैं। यह कौन कहा? लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा। और हमारी साइमन कमीशन का आप विरोध कर देते हैं तो फिर संवैधानिक विकास का समीक्षा होगा कैसे? तो इसी बात पर जोश में आते हैं, यानी कि नेहरू जी, कौन नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि तुम कहते हो कि हम अपने देश की संविधान नहीं बना पाते हैं, चुनौती देते हो, हम तुमको बना कर दिखाते हैं। और उस तरह के संविधान का एक ब्लूप्रिंट देखा जाए तो नेहरू जी, ठीक है, पेश करते हैं, जिसको नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जाना जाता है। यहाँ पर है कि 19 मई 1928 को सर्वदलीय सम्मेलन बंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में होता है। उसी सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की जाती है। इसे 1 जुलाई 1928 तक भारत के संविधान का एक मसौदा, ब्लूप्रिंट इसको कहते हैं, तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू जी ने जिस रिपोर्ट में भारतीय संविधान का एक ब्लूप्रिंट जो पेश करते हैं, यानी कि एक मसौदा पेश करते हैं, इसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में, कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में इसको क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया कि भारतीय संविधान में भारत के संविधान देखा जाए तो यह बहुत अच्छा ही नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ जो भी बातें हैं वो भारतीय संविधान के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है, ऐसा ही हमारे भारत में लागू होनी चाहिए। और क्या क्या बातें इसमें आती है? नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या थी? मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की गई थी। तो इसमें देखें तो क्या क्या बात आता है कि भारत को अधिराज्य मतलब डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। क्या दिया जाए? डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो, जो ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। मतलब यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार का अलग अलग देशों में जो उनके उपनिवेश स्थापित हैं और वहाँ पर एक तरह के डोमिनियन स्टेट जो लोगों को, वहाँ के निवासियों को जो मिला हुआ है, जिसमें अपनी स्थानीय, वहाँ के स्थानीय लोग क्या है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के व्यवस्था में शामिल होकर, ठीक है, अपनी नीतियों को परिवर्तित करके, ठीक है, अपने हित में वहाँ पर नीतियों को परिवर्तित करवाते हैं। तो उस तरह का यानी कि डोमिनियन स्टेट हमारे देश में क्यों नहीं? हमारे देश को भी क्या यहाँ पर देखा जाए तो भारत को भी अधिराज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए और ब्रिटिश शासन का अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो, जैसे कि आप अलग अलग उपनिवेशों में दिए हुए हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, जिस तरह का 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था पार्लियामेंटरी सुधार के माध्यम से, उसको कहते हैं कि यह समाप्त किया जाए। हमारे देश के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इससे हमारे देश में
यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता में देखा जाए तो यानी कि क्या होगा, एक तरह का यहाँ पर खाई बनेगी, ठीक है, जो आगे चलकर बहुत इसका मतलब कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाई जाए। कैसी प्रणाली? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। केंद्र तथा उन राज्यों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक में हो, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित कर दिया जाए। कितनी अच्छी बात बताते हैं नेहरू जी कि जहां पर देखे तो मुसलमान अल्पसंख्यक में हो, उनके हितों की रक्षा के लिए कुछ स्थानों को क्या करना है, आरक्षित कर दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। अर्थात यह व्यवस्था वहां न लागू की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो, जैसे पंजाब और बंगाल में, ठीक है, किसी तरह के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए आरक्षित सीटों के यहाँ पर न किया जाए। कहां पर? बंगाल और यानी कि पंजाब में। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। केंद्र एवं राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाएगी। वह केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। कौन? जो गवर्नर जनरल है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया जाएगा, वह केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर क्या करेगा? कार्य करेगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उसको बैलेंस करने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होगा। प्रांतीय व्यवस्था भी यहाँ पर स्थापित करने के लिए बात कर रहे हैं। प्रांतीय व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष हो, ठीक है, इसकी स्थापना किया जाए। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के विभिन्न तरह के संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष क्या होगा? राज्य होगा। लेकिन अल्पसंख्यकों मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्णतः यहाँ पर क्या होगा? संरक्षण होगा। ये बात नेहरू जी कहते हैं। केंद्र एवं प्रांतों में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन होगा, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो होगा किसको होगा? केंद्र के पास होगी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की क्या किया जाएगा? स्थापना किए जाने की बात यहाँ पर हो रही है। प्रतिरक्षा समिति, फिर है उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात यहाँ पर किया जा रहा है। जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस समय से लगता है कि बहुत सारी बातें हमारे भारतीय संविधान में भी इसको अपनाया गया है इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। सिंध को बंबई से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाया जाए, इस नेहरू रिपोर्ट में इस बात को भी कहा गया था। मौलिक अधिकारों को मांग करने की बात यहाँ पर आती है। हमारे भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार है, जिसमें महिलाओं का सम्मान अधिकार भी दिया जाएगा, ठीक है, महिलाओं के समान अधिकार, ठीक है, डीपीएसपी में जिस तरह से दिया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं वयस्क मताधिकार जैसी मांगे भी यहाँ पर हो। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। इस तरह का जितनी भी ये बातें हैं सब नेहरू रिपोर्ट में आती है। कितनी अच्छी एक सुझाव देते हैं और इस सिफारिश करते हैं कि इसके माध्यम से हमारा संविधान का एक नज़रिया ऐसा होना चाहिए, ऐसा मसौदा तैयार करते हैं, कहीं भी किसी को किसी तरह का गतिरोध हो ही नहीं रहा है, किसी को किसी तरह की समस्या यहाँ पर हो ही नहीं रही है। लेकिन नेहरू जी के इस रिपोर्ट को जिन्ना जी नहीं मानेंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि नेहरू जी यानी कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जिस तरह का मतलब की व्यवस्था दिए हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने कहा है, जिस तरह की सिफारिशें उन्होंने कहा है, वह हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए क्या है? घातक है। हम उनकी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। तब जिन्ना जी क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट यहाँ पर 14 सूत्रीय अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। अब इसमें क्या है? मोहम्मद जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए अपने 14 सूत्रीय मांगों को सामने रखा। नेहरू जी की जो रिपोर्ट है वह अच्छी नहीं है, या उसमें जो भी है बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है, जो हमारे समुदाय के लिए वह परफेक्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांग को यहाँ पर रखा। इसमें 14 यहाँ पर बातें कही गई है। इसमें देखा जाए तो प्रमुखता से सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किए जाने की यहाँ पर मांग उठाई गई थी। क्या क्या यहाँ पर 14 सूत्रीय मांग यहाँ पर है इनका? सबसे पहले देखें तो संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होने के साथ साथ इसका स्वरूप संघीय होना चाहिए। नेहरू जी ने क्या कहा था कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होने के साथ साथ इसका स्वरूप संघीय भी होना चाहिए। प्रांतों में भी हो अवशिष्ट शक्तियां और संघ में भी हो। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
देश के सभी विधान मंडलों तथा सभी प्रांतों की अन्य निर्वाचन संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधि दिया जाना चाहिए, यह जिन्ना जी कहते हैं अपने 14 सूत्रीय मांग में। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन पृथक निर्वाचन पद्धति से किया जाना चाहिए। इस तरह का बात यहाँ पर जिन्ना जी कह रहे हैं। केंद्रीय विधान मंडलों में मुस्लिमों के लिए 1/3 कितना, केंद्रीय विधान मंडलों में मुस्लिमों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किया जाना चाहिए, ये जिन्ना जी का सुझाव है। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास, प्रचार एवं शिक्षा के पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया जाना चाहिए। भविष्य में किसी भी प्रदेश के गठन या विभाजन में बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उनके बारे में यहाँ पर किया जा रहा है कि इस प्रांत की अक्षुण्णता का पूर्ण यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। सिंध को बंबई से पृथक कर दिया पृथक कर एक नया प्रांत बनाया जाना चाहिए। किसी निर्वाचित निकाय या विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 कितना, 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें। 3/4 सदस्य समर्थन करने की बात आ रही है। विधानमंडल में किसी भी संप्रदाय से संबंधित कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य उसका समर्थन करें, तभी वह उसको प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मतलब कि प्रस्ताव पारित न किया जाए इसके लिए इन्होंने यहाँ पर 3/4 सदस्य का समर्थन किया था। सभी सरकारी सेवाओं में योग्यता के आधार पर मुस्लिमों को पर्याप्त अवसर दिया जाए, मुस्लिमों को पर्याप्त अवसर दिया जाए। अन्य प्रांतों की तरह बलूचिस्तान एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। सभी प्रांतीय विधान मंडलों में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं। 1/3 स्थान किसके लिए, मुसलमानों के लिए आरक्षित किया जाए। नेक्स्ट, संविधान में मुस्लिम धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यक्तिक विधि तथा मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण एवं अनुदान के लिए यहाँ पर आवश्यक प्रावधान किया जाए। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय संघ के सभी राज्यों को सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक संशोधन न किए जाए। इस तरह से देखें तो जिन्ना जी ने अपने 14 सूत्रीय मांगों में जिस तरह का यहाँ पर मांग रखा है, तो खास करके देखा जाए तो बहुत जगह ऐसी मांगे यहाँ पर इन्होंने ऐसा रखा जो मुस्लिम समुदाय के हित में वह काफ़ी असरदायक है। इस तरह से देखा जाए तो ये 14 सूत्रीय मांग जिन्ना जी का हमारे सामने है। यानी कि इन्होंने भी एक तरह का एक मसौदा यानी कि संवैधानिक मसौदा पेश करने का, ठीक है, सामने रखने का प्रस्तावित करने का इन्होंने एक के सामने रखने का एक तैयार किया जिस तरह से देखा जाए तो, और इन्होंने नेहरू जी के जो नेहरू रिपोर्ट था उसको अस्वीकार करके किया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तो ये हमारा टॉपिक अभी यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।